नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने AFVM यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजर फॉर बैंकर AFMB का यूनिट नंबर 1 का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ये सेशन का देखिए, चूँकि सिलेबस पैटर्न में चेंजेज आए हैं तो इस प्रकार से हम लोग अपने कंटेंट को भी मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस बार का जो एग्जामिनेशन हुआ था IIBF के द्वारा जो कंडक्ट किया गया था JIB का, उसमें बुक के अंदर से सवाल पूछा गया है। तो हमारे अपने प्रिपरेशन पैटर्न को अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो उसी पर्पज़ से हम इस वीडियो के सीरीज़ को शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोग यूनिट 1 के डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग IND-AS इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा आपको। मैं एज्यूम करता हूं कि आपको इसके बारे में कोई पिछली जानकारी नहीं है। मैं उस कंसेप्ट वहां से क्लियर कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। होपफुली आप कंसेप्ट आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये पार्टिकुलर PDF। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या मतलब होता है इसका? कि आप समझिए कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है कि जैसा आपका पैसा बोलता है, इससे लोग समझ पाते हैं कि कितना हेल्दी आपका बिजनेस है, राइट? हाउ मच हेल्दी योर बिजनेस इज। उसके अलावा जैसे कि आप अपने डे के बारे में बताते हैं, आपका डे का एक्टिविटीज़ क्या है, उसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं ना कि आपका कितना वेलबींग कैसा है। तो उसी प्रकार से ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस माना जाता है अकाउंटिंग। दूसरी बात ये है दोस्तों, अकाउंटिंग के बारे में सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब आप अपने डे के बारे में बोलते हैं कि आज दिन मेरा ऐसा गया, तो आप ऑनेस्ट रहते हैं, राइट? आप ऑनेस्ट ही तो रहते हैं, ठीक है? तो अकाउंटिंग का भी यही एम है, कि वो एक ट्रूथफुल पिक्चर देना चाहता है। वो क्या देना चाहता है दोस्तों? एक ट्रूथफुल पिक्चर देना चाहता है, कि आपका बिजनेस फाइनेंस का एक ट्रूथफुल पिक्चर देना चाहता है, बिना किसी चीज़ को एग्जैगरेट किए, बिना किसी चीज़ को हाइड किए। तो ये हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी फाइनेंशियल कन्वर्सेशन का रूल्स है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है वो समझिए कि बेसिकली ग्रामर, जैसे ग्रामर का रूल होता है ना, मनी के पर्सपेक्टिव में ग्रामर का रूल है। ये बताता है कि कैसे हम रिकॉर्ड करें, कैसे हम रिपोर्ट करें फाइनेंशियल इवेंट को कंसिस्टेंटली, ताकि सभी लोग जो है चीजों को समझ पाए। तो यहाँ पे दो चीज आता है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। सभी को क्या बताता है? ये रिकॉर्ड करना समझाता है, सभी को ये रिपोर्ट करना समझाता है कि कैसे हम रिकॉर्ड करें, रिपोर्ट करें फाइनेंशियल इवेंट को कंसिस्टेंटली, ताकि सभी लोग जो है एक ही चीज को समझ पाए। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा अकाउंटेंसी की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। इमेजिन कीजिए कि आपके पास कपड़ा है, आप उसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मतलब जो आपका शर्ट है उसको एक जगह रख रहे हैं, पैंट को दूसरी जगह रख रहे हैं। तो अकाउंटिंग भी यही काम करता है, लेकिन ये करता है फाइनेंशियल इवेंट के लिए, राइट? किसके लिए करता है? इट डज द सेम टास्क। सॉर्टिंग का काम अकाउंटेंसी करता है, लेकिन किसी लिए करता है? फाइनेंशियल इवेंट के लिए टास्क करता है, ठीक है? कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ये जो है इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, एसेट हो गया, इन सभी को अलग अलग कैटेगरीज में रखता है। इसे ही कहा जाता है हमारा सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। बुक कीपिंग का मीनिंग है कि समझिए कि आप अपना डेली एक्टिविटीज को डायरी में लिख रहे हैं, समझे? तो अकाउंटिंग, तो जब भी कोई चीज फाइनेंशियल होगा ना आपके बिजनेस में, तो बुक कीपिंग क्या करेगा? इसे क्लियरली और कंप्लीटली रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट समराइजेशन। जैसे कि आप जो है अपना डायरी में वीकली आपका जो डायरी का वीकली समरी है उसको एक जगह लिखते हैं। तो अकाउंटिंग भी सेम काम करता है। वो क्या करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, ठीक है? और ये इससे क्या होता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है उसे समराइज किया जाएगा, आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिलेगा आपके कंप्लीट बिजनेस फाइनेंस का। तो हम लोग यहाँ से इस पार्टिकुलर स्लाइड से क्या समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग एक ट्रांसलेटर है, ठीक है? क्या है अकाउंटिंग? एक ट्रांसलेटर है, एक कह सकते हैं आप ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, आपके मनी का। सो इट इज अ ट्रांसलेटर और ऑर्गेनाइजर ऑफ अ मनी। ये श्योर करता है कि सभी इसकी कहानी को एक्यूरेटली और क्लियरली समझे। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज अ ट्रांसलेटर या ये ऑर्गेनाइजर है आपके मनी का, और ये श्योर करता है कि सभी लोग इसके स्टोरी को एक्यूरेटली और क्लियरली समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं दोस्तों अकाउंटिंग के फीचर को ब्रेक डाउन करते हैं, राइट?
सबसे पहला है इंटरप्रिटेशन। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास लिखा गया है वो इंटरप्रिटेशन है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ को एकदम लूसिड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, लेमन टर्म में समझा रहा हूँ। देखिए इमेजिन कीजिए कि आपको एक रिसीट मिला जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगा फिगर आउट करने में कि क्या हुआ था और आपके फाइनेंस के लिए इसका क्या मीनिंग है। ये सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेगा ताकि इसके इम्पैक्ट को आप समझ सकें, वही कर रहा है इंटरप्रिटेशन। दूसरा फीचर है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या मतलब होता है, जैसे कि आप अपना वॉलेट रिसीट के बारे में सोचिए, यू थिंक ऑफ योर वॉलेट रिसीट, तो अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि उस रिसीट को ना आप एक नीट ऑर्गेनाइज सिस्टम में रख रहे हैं। आप अपने जितने भी डॉलर आ रहे हैं, जितने भी डॉलर जा रहे हैं, उन सभी का आप ट्रैक रख रहे हैं। यही होता है हमारा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। ये चीज समझ में आया। तो वॉलेट रिसीट का आप एग्जांपल समझ सकते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, तो ये सारा काम हमारा अकाउंटिंग करता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है मॉनेटरी एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझिए। अकाउंटिंग जो है सभी चीज को सभी फाइनेंशियल चीजों को लेता है और उसको एक प्राइस टैग देता है। क्या देता है दोस्तों, प्राइस टैग देता है। इट गिव प्राइस टैग टू एवरी फाइनेंशियल थिंग। तो समझिए कि आपका एक अपार्टमेंट है, आप उसे रेंट पे लगा रहे हैं, तो कॉस्ट जो होगा उस अपार्टमेंट का वो क्या होगा, एक नंबर होगा जिसे आप आसानी से कंपेयर कर सके, एनालाइज कर सके। तो वही होता है प्राइस टैग देना, कि अकाउंटिंग जो है सभी चीज को फाइनेंशियल और उसे एक प्राइस टैग देता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी काम हम करते हैं ना, सभी काम का कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होता है। अकाउंटिंग का फोकस वैसा ही इवेंट में होगा जो कि आपके पैसे को इफेक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सप्लाईज खरीदा या आपको पेमेंट मिल रहा है, तो फाइनेंशियली रिलेवेंट इवेंट को ही ये रिकॉर्ड करेगा। और इंटरप्रिटेशन तो मैंने आपको बताया था, इंटरप्रिटेशन में क्या बताया था आपको कि इमेजिन कीजिए कि आपको एक रिसीट मिला जिसको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगा फिगर आउट करने में कि क्या हुआ था, क्या आपका मतलब है उस फाइनेंस के लिए। तो समझ में आया फ्यूचर क्या क्या है अकाउंटिंग का। दोस्तों जितना भी पॉइंट से बता रहा हूँ सभी पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज भी सेपरेट लाएंगे, एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा एमसीक्यूज का। तो फ्रेंड्स एक एक चीज को ध्यान से समझें, क्योंकि आप ये सारा कंटेंट मैकुलन बुक से लिया गया है। और फ्रेंड्स आज के समय में आप देख सकते हैं मैकुलन बुक का बहुत इंपॉर्टेंस है, सो मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रॉम योर मैकुलन बुक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। पहला पॉइंट है मीनिंगफुल डेटा। तो दोस्तों सभी चीजों को आप मनी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, सभी चीजों को मनी के टर्म में एक्सप्रेस करके अकाउंटिंग आपके फाइनेंस को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर देता है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, राइट। अकाउंटिंग उन चीजों को इग्नोर करेगा जैसे कि आपका डेली कम्यूट हो गया या फ्रेंड का बर्थडे गिफ्ट हो गया। नहीं, इसमें एक पॉइंट और है, अकाउंटिंग आपको क्लियर डेटा देगा ताकि आप अपने इनकम को, एक्सपेंस को, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को समझ सके। इसे कहा जाता है मीनिंगफुल डेटा। नेक्स्ट है इट एक्सक्लूड नॉन फाइनेंशियल इवेंट। मतलब देखिए सभी कुछ जो भी दिन भर हम काम करते हैं सभी कुछ तो मैटर नहीं करता हमारे फाइनेंस के लिए, तो अकाउंटिंग वैसे चीज को इग्नोर करता है, ठीक है। जैसे कि आपका डेली कम्यूट हो गया, क्या चीज को इग्नोर करेगा, आपका डेली कम्यूट को इग्नोर करेगा, ठीक है। आपका फ्रेंड का बर्थडे गिफ्ट है उसे इग्नोर करेगा। इसको क्या मतलब बर्थडे गिफ्ट से, ठीक है, कि इनका फोकस होता है केवल मनी रिलेटेड इवेंट पे। तो वही चीज बताया जा रहा है कि मीनिंगफुल डेटा को रिकॉर्ड करेगा और जो नॉन फाइनेंशियल इवेंट है उसे एक्सक्लूड करेगा। इसे कहा जाता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। होपफुली ये कांसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहां से आप क्या समझे इस पार्टिकुलर स्लाइड से कि अकाउंटिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने मनी को माइक्रोस्कोप के अंदर रख रहे हैं, हर एक पेनी का एक रुपए का आप हिसाब रख रहे हैं और एक क्लियर स्टोरी आपको बता रहा है आपके फाइनेंशियल जर्नी के बारे में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बात करते हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा की। व्हाट इज दिस पॉइंट, इसको क्या मतलब होता है ये समझते हैं। देखिए दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपके पास आपके बजट के बारे में डेटा है, तो अकाउंटिंग आपको समझाता है कि इसका क्या मतलब है। ये जो आपका नंबर है ना, जो भी आपका नंबर है उसको एक इनसाइट में कन्वर्ट करता है। इट टर्न्स नंबर इनटू इनसाइट, ठीक है, जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं अपने फाइनेंस के बारे में। वही हेल्प कर रहा है, इट हेल्प्स यू टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट योर फाइनेंस। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखती है ना जी, देखती है। तो अकाउंटिंग ये श्योर करता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो क्लियर रहे, वो एक्यूरेट रहे। ये कौन ऐसे इंश्योर करेगा, अकाउंटिंग इंश्योर करेगा कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्लियर हो और क्या हो, वो एक्यूरेट हो, राइट। तो ताकि आपको एक फेयर डील मिल सके। तो वही होता है डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। मैंने आपको एग्जांपल के रूप में समझाया लोन का एग्जांपल। दूसरा पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग। मैंने आपको पहले बताया रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में, फिर से समझिए। देखिए आप जैसे वॉलेट के बारे में दोबारा आप सोचिए, आपके पास वॉलेट है, तो अकाउंटिंग क्या करता है कि आपके जितने भी रिसीट है,
ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या करेगा कि आपका जितना भी रिसीट है, आपका जितना भी बिल है, उसे ऑर्गेनाइज रखेगा। तो ये पॉइंट है, रिकॉर्ड कीपिंग के पॉइंट यही है कि आपका जितना भी रिसीट है, आपका जितना भी बिल है, उसे ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज, उसे ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखेगा और सिस्टमेटिकली फिल करेगा ताकि आप उसको आसानी से फाइंड कर सकें। तो यही है रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो आप देखिए, इसमें केवल आपका इनकम ही रिकॉर्ड नहीं होगा, इनकम तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, आपका खर्चा भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए एसेट आपका इनकम हो गया, आपका जो लायबिलिटीज है वो खर्चा हो गया, स्पेंडिंग हो गया। ठीक है, तो जितना पैसा आपने आपका अपना है या जितना पैसा आपने उधार पे लिया है, सारा का सारा चीज इसमें रिकॉर्ड होता है, इसीलिए कहा जाता है इसे रिकॉर्ड कीपिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। इसका क्या मतलब होता है, इमेजिन कीजिए कि आपका एक गराज का सेल है। ठीक है, आपके पास एक गराज है, उसको आप बेच रहे हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए। तो आप जो है इन्वेंट्री लेते हैं, आपने सेल कर लिया, आपने सेल करने के बाद इन्वेंट्री लिया। तो अकाउंटिंग यही काम करेगा आपके बिजनेस के लिए, वो फिगर आउट करेगा कि क्या आपका वेदर आपने पैसा बनाया या आपने पैसा लॉस किया ओवर अ सर्टेन पीरियड। ये सारे रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को यूज करता है आपके फाइनल स्कोर को बताने में, और फाइनल स्कोर या तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। समझे बात को? तो ये रिजल्ट आपको बताता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको समराइज कर दें इन तब पॉइंट्स को। अकाउंटिंग आपका जो फाइनेंस का रॉ डेटा है, आपके फाइनेंस का जो रॉ डेटा है, उसे अकाउंटिंग लेता है और उसे किसी यूजफुल चीज में कन्वर्ट करता है। इट टर्न्स इट इनटू समथिंग यूजफुल। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बेटर डिसीजन ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल इंजन कितने अच्छे से काम कर रहा है। राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्टिकुलर स्लाइड का आपको मैं सार समझा रहा हूँ, क्रक्स समझा रहा हूँ, क्या समझाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पर्पस क्या है। राइट, तो दोस्तों सबसे पहले पर्पस। इमेजिन कीजिए कि आप अपना बैंक बैलेंस, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और शॉपिंग पे जाने से पहले आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होता है, ये अकाउंटिंग वही काम करता है आपके पूरे बिजनेस के लिए। ये डिटरमाइन करता है आपके फाइनेंशियल हेल्थ को। राइट, ये कैसे डिटरमाइन करेगा फाइनेंशियल हेल्थ को, ये देखता है कि कितना कैश आपके पास है। जैसे आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो आप देखते हैं ना जी कि हमारे पास कितना बैलेंस है। उसी तरह दोस्तों फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे डिसाइड करेगा, ये समझेगा कि कितना पैसा आपके पास है, जिसको कहते हैं हम लोग कैश अवेलेबिलिटी, कितना आपने खरीदा है जिसको कहते हैं एसेट, कितना आपका उधार है जिसको कहते हैं हम लोग लायबिलिटी। ये सभी चीज कैसे पता करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से। दोस्तों ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं, तो फ्रेंड्स इसको आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे AFM के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से। लेट मी शो यू, मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। सो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिटेल। ये हमारा क्लास प्लस का ऐप है। आप हमारे ऐप को JIB मेड सिंपल के नाम से ऐप है, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे ऐप में जाकर आप AFM का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। ये देखिए हमारा AFM का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इस पे दोस्तों, इस पे कंटेंट में मैं PDF ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप कंटेंट को देख सकते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो वीडियोज है ना, वो नया सीरीज का वीडियोज है। इसमें दोस्तों आपको थ्योरी वीडियो सेपरेटली मिलेगा, MCQs वीडियो सेपरेटली मिलेगा, जहां तक केस स्टडी होगा वो भी मैं सेपरेट करवाऊंगा। और उसके अलावा दोस्तों मैं डेली क्विजेस भी कंडक्ट कर रहा हूं। उसके लिए हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कर ले और इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, AFM PDF, AFM वीडियो, मॉक टेस्ट सारा कुछ अवेल कर सकते हैं। डेली क्विजेस भी अवेल कर सकते हैं। और आप स्पेशल कूपन कोड के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्पेशल कूपन कोड भी आपको मिलेगा, 40% का डिस्काउंट मिलेगा इस पार्टिकुलर कोर्स में। और इस प्रकार का जो वीडियो है उसको आप डेली बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बैक टू हम लोग लेसन आते हैं और अपने सेशन को कंटिन्यू जारी रखते हैं। We were discussing AFMB. So now, तो मैंने आपको पर्पस बताया हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट है दोस्तों स्मार्ट चॉइस लेना। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बताया जा रहा है, इसको कहते हैं हम लोग रैशनल डिसीजन। तो समझिए कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि एक केक को बेक करें या नया केक खरीद लें। तो अकाउंटिंग क्या करता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके सामने देता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप स्मार्ट चॉइस ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। या मेक और बाय करें, खरीद लें या बना लें, या नहीं तो प्रोडक्ट को बेच दें, उसका
कितना डिस्काउंट दे, इन सभी चीज़ों के डिसीजन आप ले सकते हैं अकाउंटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लीगल कॉम्प्लायंस। इसका क्या मतलब होता है, तो जैसे कि आप ट्रैफिक लॉ को फॉलो करते हैं ना, उसी तरह कुछ रूल्स होता है जो कि आपके बिजनेस को फॉलो करना होता है। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है कि आप उन सभी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। जैसे कि कुछ एक्ट्स हो गए, जैसे कंपनीज एक्ट्स का, कंपनीज का, सोसाइटीज का, सेल टैक्स का, इनकम टैक्स एक्ट्स का, राइट। तो ये इंश्योर करता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से करें। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब जरा बात करते हैं कि हमारा जो गुड अकाउंटिंग होता है इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, इसका क्या क्या एडवांटेज है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गुड अकाउंटिंग। सबसे पहला है इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। क्या मतलब हुआ इसका, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक मैप है, मैप समझते हैं ना, आपके पास एक मैप है, ठीक है, और कंपनी और एक कंपास है, यू हैव ए मैप और यू हैव ए कंपास, ठीक है। चलिए, तो अकाउंटिंग यही काम करता है, आपको ऐसा जानकारी प्रोवाइड करेगा ताकि आप इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हुए भी आप एक प्रूडेंट डिसीजन ले सकें। ये एक रोड मैप होता है आपके फाइनेंस के लिए। तो जैसे मैप हुआ ना, उसका कंपास होता है ना, उसी प्रकार से ये जो अकाउंटिंग है वो आपका रोड मैप है, आपके फाइनेंस का रोड मैप है। दूसरा पॉइंट है कि इस एड इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपका घर खरीदने से पहले कोई आदमी आया, वो आपके घर को देख रहा है, तो इन्वेस्टर और क्रेडिटर जो होते हैं ना, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं ताकि समझ सके कि आपका बिजनेस कितना रिलायबल है, जैसे आपके कैश फ्लो को वो प्रेडिक्ट कर सकें और ये देख सके कि आप पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। तो जो अच्छा अकाउंटिंग होता है ना दोस्तों, वो क्या करता है, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है और उसे ईजियर फंडिंग ईजियर करवाता है। तो दोस्तों क्रक्स क्या है इस पार्टिकुलर स्लाइड का, यहां से यहां तक का मैंने ये समझाया कि अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस फाइनेंस का हम लोग स्नैपशॉट ले रहे हैं, राइट। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस का हम लोग स्नैपशॉट ले रहे हैं। इसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कहां पे अभी हैं, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, और दूसरे को अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंप्रेस कर सकते हैं या नहीं। चीजें समझ में आ रही है दोस्तों आपको, मैंने सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, कोई भी इसके लिए आपको पुरानी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, एकदम बेसिक लेवल को मैं क्लियर कर रहा हूं चीजों को। आगे बढ़ते हैं, ऑरिजिन की बात करते हैं। तो आपने अभी तक देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा अकाउंटेंसी का क्या रोल है। अब जरा ऑरिजिन की बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑरिजिन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, आई थिंक वी आर मिसिंग, ये स्लाइड छूट रहा था। चलिए पहले स्लाइड की बात करते हैं। ऑरिजिन से पहले हम लोग पहले एसेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट मैनेजमेंट। दोस्तों अकाउंटिंग ये बताता है कि मैनेजर जो है रिसोर्सेज को वाइजली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे कि जो शेफ होते हैं उन्हें पता होता है कि कोई इंग्रेडिएंट वेस्ट तो नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों कि हमारा जो एसेट मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग ये बताता है कि मैनेजर जो रिसोर्सेज को वाइजली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है इट ऑफर्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का, तो दोस्तों जब भी कोई चीज इंटरप्रेट होता है, जैसे कि आप फ्यूचर प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग रिवील करेगा कि क्या क्या एजम्पशन आप यूज कर रहे हैं उसके एक्यूरेसी में, राइट। तो ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो जब भी किसी चीज को इंटरप्रेट किया जा रहा है तो अकाउंटिंग रिवील्स द एजम्पशन, क्या एक्यूरेसी में क्या क्या एजम्पशन है ये कौन बताएगा हमें, अकाउंटेंसी बताएगा। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो अकाउंटिंग जो है बहुत पुराने तक जाता है, बार्टर का जो समय था तब तक का अकाउंटेंसी उतना पुराना है, ठीक है। जो हमारा अर्थशास्त्र है, ठीक है, जो कि हमारा एंशिएंट टेक्स्ट है, वो भी इसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। तो बहुत पुराना चीज है ये, इट इज वेरी अर्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों स्टीवार्डशिप। अब देखिए कैसे ये इवॉल्व हुआ उसकी बात करते हैं। तो 4 फेजेज हैं इसके इवोल्यूशन के 4 फेजेज हैं। सबसे पहला फेज है हमारा स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। क्या मतलब होता है इसका, इमेजिन कीजिए कि कुछ सर्वेंट्स हैं, कुछ नौकर हैं, राइट। वो अपने लॉर्ड के लैंड को, जमीन को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों आया हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं, जमीन को मैनेज कर रहे हैं स्टीवार्ड्स, इसको हम लोग सर्वेंट बोलते हैं। तो ये आया हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, ये स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग का मॉडर्न फाइनेंशियल, ये बेसिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला हमने क्या डिस्कस किया, स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे है वो मैं समझा देता हूं। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये तब हुआ जब आप प्रॉफिट और लॉस को मेजर करने लगे, केवल चीजों को ध्यान में नहीं रखे, आप प्रॉफिट और लॉस में भी देखिए। आप देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि कुछ लोगों का समूह है जो कि एक बिजनेस को मिलकर शुरुआत कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे आया, वैसे कंपनीज से आया, ठीक है।
तो कुछ लॉज आए जैसे कि कंपनीज एक्ट आए, ठीक है, इसने मैंडेटरी कर दिया कि आपको फाइनेंस को एक्यूरेटली रिपोर्ट करना है इन्वेस्टर के लिए, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो यहां से आया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप इमेजिन कीजिए कुछ फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो है ना फैक्ट्रीज धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग उस समय आया, इसका फोकस होता है कि आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें उन सभी सेटिंग्स में, इंडस्ट्रियल सेटिंग में। ये होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले क्या आया? स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग, उसके बाद क्या आया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद आया दोस्तों हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद एक और पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस भी जान लीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक शेफ हैं जो कि एक प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट को रन करना चाह रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से आप अपने खर्चे को रोक से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा डिश है वो ज़्यादा पैसा दे रहा है आपको। आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक डिश का क्या कॉस्ट है। तो बेसिकली ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं, स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को फेयरली वैल्यू कर रहे हैं। ये होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। चीजें समझ में आ रही है आपको? होपफुली थिंग्स आर क्लियर नाउ। तो अभी हमने सबसे पहले स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग देखा, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखा, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग देखा, और कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद जो तीसरा चौथा स्टेज था वो था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं इसे हम लोग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। आइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। व्हाट इज दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग? बेसिकली देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक टेलीस्कोप से देख रहे हैं, दूर आप दूर देख रहे हैं टेलीस्कोप से, समझे? तो ये जो ऊपर देख रहे हैं मान लीजिए, तो ये जो एरिया आया था ना वो आया था 20th सेंचुरी में, और इनका फोकस था फ्यूचर प्लान को, इनका फोकस था चॉइसेस में। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग और बजटिंग को यूज करता था, ठीक है। इट इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग, ताकि हम डिसीजन ले सकें। डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और बजटिंग को यूज करता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये क्या होता है? एक बिजनेस को आप पिक्चर कीजिए जो कि केवल पैसा ही नहीं कमा रहा है, ये लोगों को हेल्प भी कर रहा है, एनवायरनमेंट को हेल्प भी कर रहा है। तो ये जो नया फॉर्म था ना पिछले 20 सालों से, इसने सोसाइटल इंपैक्ट को कंसीडर किया। क्या क्या कंसीडर किया? देखिए पिछले लास्ट 2 डिकेड का रहा है ना, पिछले 20 साल से ये जो नया फॉर्म था इसने सोसाइटल इंपैक्ट को कंसीडर किया। इसके अलावा इसने देखा कि प्रॉफिट क्या है, इसने देखा कि इसने बिजनेस को रिमाइंड किया उसके वाइडर रोल के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि एक बिजनेस केवल पैसा तो कमा ही रहा है, इसके अलावा दोस्तों लोगों को हेल्प भी कर रहा है, इसका कोई सोसाइटल रोल भी है, इसी कहा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और फिर आता है दोस्तों हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बेसिकली इमेजिन कीजिए कि आप अपने एम्प्लॉय को वैल्यू कर रहे हैं, जैसे कि आपका बैलेंस शीट में गोल्ड होता है, वैसा ही आप एम्प्लॉय को वैल्यू कर रहे हैं। तो ये जो आइडिया था ना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, शॉर्ट में से एचआरए बोलते हैं, ये कब आया था? 1964 में आया था, ठीक है। तो और इसने लोगों को एक वैल्यूएबल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इट इंक्लूड्स ह्यूमन कैपिटल फिगर इन द बैलेंस शीट। तो इसने रिकॉग्नाइज किया कि ह्यूमन रिसोर्स एक तरह का क्या है? एसेट है, केवल कॉस्ट ही नहीं है, ये क्या है? बेसिकली एसेट है। कि कैसे इनका जो वैल्यू है ना उसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंक्लूड किया गया, और ये हरमेंसन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1964 में, जिसको कहते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। और बेसिकली इसके द्वारा क्या हुआ कि लोगों को एक वैल्यूएबल एसेट के रूप में ट्रीट किया गया, केवल कॉस्ट के रूप में ट्रीट नहीं किया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा नॉलेज इकोनॉमी शिफ्ट। नेक्स्ट स्लाइड इज नॉलेज इकोनॉमी शिफ्ट। आइए इसकी बात करते हैं बेसिकली क्या है। तो बेसिकली नॉलेज इकोनॉमी शिफ्ट क्या होता है? इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी बिल्ड कर रहे हैं। इमेजिन दैट यू आर बिल्डिंग अ कंपनी। केवल ब्रिक्स और मॉर्टर से ही बिल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट माइंड, क्रिएटिव आइडिया से आप बिल्ड कर रहे हैं एक बिल्डिंग को। तो ये जो नॉलेज इकोनॉमी है ना, ये रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन और इंटेलेक्चुअल कैपिटल को, राइट, एज अ वैल्यूएबल एसेट। ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो ह्यूमन और इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो एक कैसा वैल्यूएबल एसेट है। आपको मैंने एग्जांपल दिया ना कि आप एक कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, केवल ब्रिक्स मॉर्टर से नहीं बिल्ड कर रहे हैं, आपके पास तेज दिमाग है, आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज है, राइट। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इसको एचआरए हम लोग बोलते हैं। बेसिकली ये वैल्यू करता है हमारे की एम्प्लॉय को। की एम्प्लॉय कौन होते हैं? तो उनके इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, उनका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे प्रॉफिट में, हमारे ओवरऑल कंपनी के वर्थ में। ये हमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बताता है। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में कुछ और पॉइंट समझिए। देखिए मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। आप सिंपल भाषा में चीजों को समझ रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको रिवाइज भी करवाता चलूंगा पिछला पॉइंट, ताकि इस पर यदि कोई एमसीक्यूज भी आए ना, आप चूंकि चीजों को समझ चुके हैं, तो आप अपने समझ के बेसिस पे उसका आंसर दे पाए। दैट इज द
द मेन मोटिव ऑफ आवर क्लासेस। सो नाउ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड एक्शन की बात करें तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ना, ये हाईलाइट करेगा कि कितने इंपॉर्टेंट है आपके लोग, केवल आज के अर्निंग के लिए नहीं लेकिन फ्यूचर सक्सेस के लिए भी। यानी आपके लोग कितने इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर टुडेज अर्निंग बट फॉर फ्यूचर सक्सेस। इमेजिन कीजिए, इसको आप समझ सकते हैं कि एक रेयर पेंटिंग है, ठीक है, आपके पास एक रेयर पेंटिंग है, उसको आप वैल्यू दे रहे हैं, यू आर वैल्यूइंग अ रेयर पेंटिंग। इमेजिन कीजिए, यू आर वैल्यूइंग अ रेयर पेंटिंग। तो आपके जो टैलेंटेड एम्प्लॉय हो सकते हैं ना, वो सबसे वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का बेसिक चीज है। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस की बात करें तो इसके प्रोसेस के अंदर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, आप फिगर आउट करेंगे कितना वर्थ है उनका, और फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे दूसरे के साथ, राइट। तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने वैल्यूएबल पेंटिंग को एक म्यूजियम में दिखा रहे हैं ताकि सभी लोग उसे अप्रिशिएट कर सके। मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। तो ये होता है हमारा प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना, राइट। दोस्तों फिर हम मेथड्स की बात करें तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं वर्थ को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो कितना कॉस्ट लगेगा किसी को हायर करने में, किसी को ट्रेन करने में, या उसका प्रोजेक्टेड फ्यूचर अर्निंग क्या होगा। तो ये दो मेथड है, एक तो है हमारा कॉस्ट बेस्ड मेथड या इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। तो दोनों मेथड को जब आप वाइडली यूज करेंगे ना, इससे मैनेजर अच्छा डिसीजन ले सकते हैं लोग के बारे में और मनी के बारे में। इसे कहते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एचआरए कहा जाता है इसे। ये चीज समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की। ये क्या होता है इसको समझिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक डॉलर को बहुत सालों तक रखे हुए हैं, अपने पास $1 बहुत सालों तक रखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या ये बताइए कि वो $1 जो आपने 2000 ईस्वी में रखा था और आज 2023 हो गया, क्या उतना चीज जो 2000 में खरीदवा सकता था अब वो खरीदवा सकता है क्या? उतना चीज बिल्कुल नहीं खरीदवा सकता। हो सकता है कि उस $1 से आप 2020 ईस्वी में एक एग्जाम्पल के तौर पर आप हो सकता था कि उस वक्त एक मोबाइल का कवर खरीद सकें, लेकिन आज के समय में उस $1 से बिल्कुल वो नहीं कवर खरीद पा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या करता है कि एसेट के वैल्यू को, प्रॉफिट के वैल्यू को एडजस्ट करता है इन्फ्लेशन से और करेक्ट करता है जो भी डिस्टॉर्शन हो रहा है, ये एज्यूम करते हुए कि थिंग कॉज द सेम फॉर एवर, राइट। तो ये इसमें श्योर किया जाता है कि आपका जो डॉलर है ना उसका सेम बाइंग पावर है आज भी जैसा कि यस्टरडे था। ये एजम्पशन हम लोग लेते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं, ये एजम्पशन हम लोग लेते हैं, ये मानते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो हमारा एसेट और प्रॉफिट के वैल्यू को एडजस्ट करता है इन्फ्लेशन से, जो भी डिस्टॉर्शन हम एज्यूम कर, देखिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो चीज़ों का कॉस्ट है ना वो हमेशा के लिए सेम रहेगा। तो ये जो चीज़ हमने एज्यूम किया तो कुछ डिस्टॉर्शन आएगा ना जी, तो इस डिस्टॉर्शन को हम लोग कैसे सेट करते हैं, ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ध्यान में रखता है, ठीक है। तो इस डिस्टॉर्शन को करेक्ट किया जाता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के माध्यम से, ठीक है। तो होपफुली आपको एचआरए और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आसान हो गया समझने में। मैंने एचआरए भी समझा दिया आपको, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी समझा दिया। चलिए होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का क्या रोल है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू अकाउंटिंग। दोस्तों वैल्यू अकाउंटिंग इमेजिन कीजिए एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहां पे एक आदमी जो है वो सारा काम कर रहा है। तो वैल्यू अकाउंटिंग क्या करता है, वो परसेंटेज असाइन करता है। क्या करता है वो? इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन में परसेंटेज असाइन करता है। किसमें? इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। इंश्योर करता है कि सभी को फेयर रेवेन्यू मिले, केक कटे तो सभी में बराबर बटे। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिकॉग्निशन हो या दोनों हो, समझे बात को। तो केक कटेगा तो सभी में बराबर बटेगा, यही प्रिंसिपल है हमारा ये वैल्यू अकाउंटिंग का। कोई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दैट इज द मेन रोल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। तो एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि एक ओल्ड बेसबॉल कार्ड है, ठीक है, तो इसका प्राइस जो है बढ़ गया हो क्योंकि आपने इसे खोजा है। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग जो है ना आपके एसेट और लायबिलिटी का करंट मार्केट प्राइस देखता है, राइट। ये नहीं देखता है कि सालों पहले इसका क्या दाम था, आज के समय पे क्या मार्केट प्राइस है, ये देखता है। इससे आपको एक एक्यूरेट पिक्चर मिलता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का। This gives you the accurate picture of company's financial health.
अब देखिए इसका मेथड क्या है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का मेथड क्या है। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बेसबॉल का कार्ड है, आप उसका फेयर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो ये जो मार्केट है ना, मार्केट अप्रोच होता है दोस्तों, यहाँ पे मेथड में मार्केट अप्रोच होता है। मार्केट अप्रोच हो गया, मार्केट अप्रोच क्या करता है कि इसे कंपेयर करता है कि बाकी जो कार्ड्स है ना, बाकी जो सिमिलर कार्ड्स है उससे कंपेयर करेगा। इनकम अप्रोच क्या करेगा, इनकम अप्रोच इसके फ्यूचर अर्निंग को एस्टिमेट करेगा। और कॉस्ट अप्रोच क्या करेगा, ये कंसीडर करेगा कि कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा इसको रिप्लेस करने के लिए। तो ये तीन मेथड है, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच। और ये तीनों मेथड आपको फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में हेल्प आते हैं। जैसे मैंने बताया ना, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कंसीडर करता है कि किसी एसेट और लायबिलिटी का करंट मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है, ये पॉइंट है। अच्छा, लेकिन इसका एक लिमिटेड एक्सेप्टेंस है। क्यों लिमिटेड एक्सेप्टेंस है? देखिए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग तो क्लियर पिक्चर देता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, और कभी कभी दोस्तों एक्यूरेट एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इसको लिमिटेड यूज किया जाता है, और या हमारे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम में ना के बराबर यूज किया जाता है। तो ये इसका लिमिटेशन भी जान लीजिए। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा है, उसको मैं इलाबोरेट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ताकि आप इसको आप दोबारा रिवाइज करेंगे ना चीजों को, तो आपको पॉइंट वाइज क्लियर होते जाएगा दिमाग में। अरे हाँ, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है, अरे इसका तो लिमिटेशन था कि कॉस्ट था, डिले है, रिलायबिलिटी का कंसर्न है, इसीलिए इसे एक्सेप्ट कम किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का रूप ऑरिजिन कहाँ से है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का ऑरिजिन कहाँ से है, उसे ट्रेस करते हैं। तो दोस्तों अकाउंटिंग नया चीज तो है नहीं। एंशिएंट ग्रीस, रोम, इजिप्ट, बेबीलोन के समय पे लोगों को रिकॉर्ड रखते थे अपने ट्रांजैक्शन का, अपने फाइनेंस का। आप जैसे मेसोपोटामिया में क्ले टेबल टैबलेट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि ग्रेन एक्सचेंज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता था। आजकल की बुक कीपिंग की बात करें तो 13वीं सेंचुरी की इटली में देखिए लूका डी बार्गो पैसिलियो, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डबल एंट्री। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन का दो साइड होता है, राइट, एक होता है यिन और एक होता है यांग। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि सभी चीज़ें बैलेंस हो जाएं। तो दोस्तों अकाउंटिंग बहुत लंबा समय चल के आया है, क्ले टैबलेट से लेकर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम तक। हमेशा एम होता है कि हम समझे और मैनेज करें मनी को फेयरली और एक्यूरेटली। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये हमारा ऑरिजिन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अब जरा हम लोग बात करें इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले आया हमारा ये सबसे पहले क्या आया दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग में। एक इमेजिन कीजिए कि डबल एंट्री अकाउंटिंग है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन अकाउंटिंग ग्लोबल जर्नी। सबसे पहले दोस्तों इमेजिन कीजिए कि डबल एंट्री अकाउंटिंग है, जैसे कि टग ऑफ वार हो गया। ठीक है, तो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है रिकॉर्ड रखता है। इंग्लैंड और हॉलैंड ने स्टार्ट किया इस रूल को फॉर्मलाइज करना, कब? 16th और 17th सेंचुरी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ग्राउंड रूल सेट किया था इस फाइनेंशियल गेम के लिए। जहाँ तक बात करें ग्लोबल इन्फ्लुएंस की, तो दोस्तों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया? हमारा 19th सेंचुरी में आया। ठीक है, ये जो पीरियड था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, ये अकाउंटिंग को शेप किया कि वो मैसिव प्रोडक्शन और ट्रेड में हेल्प करे। फिर आप इमेजिन कीजिए कि 20th सेंचुरी में जो टर्मोइल आया था वर्ल्ड वार का, राइट, तो ये जो इवेंट था, ये जो इवेंट था फर्दर इन्फ्लुएंस किया अकाउंटिंग फॉर्म को। इसमें कुछ एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट थी ताकि हम लोग इकोनॉमिक शिफ्ट को हैंडल कर सकें। जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत में दोस्तों ये जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, ये चंद्रगुप्त के समय का है। उस समय कौशल्या के अर्थशास्त्र था। ठीक है, इसने प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट एंड फेयर फाइनेंसिंग मैनेजमेंट को डिस्कस किया। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किताब याद रखिएगा, इसने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट एंड फेयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली एक एंशिएंट गाइड बुक था वाइज मनी हैंडलिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको क्लेवर तरीका प्रोवाइड करता है कि आप अपने फाइनेंस को ट्रैक रख सकें बिना फैंसी कंप्यूटर का। जैसे इंडिया में जो नवा मेथड है,
ठीक है, ये अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ यूज़ करती है, जैसे महाजनी कम्युनिटी, कुछ मारवाड़ीज यूज करते हैं। ये विश्वास रखते हैं सिंबल पे, कोड पे, ताकि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकें। तो ये बेसिकली ये एक सीक्रेट फाइनेंशियल लैंग्वेज है। तो आप देख सकते हैं कि अकाउंटेंसी जो है भारत में भी बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। मॉडर्न स्टैंडर्ड की बात करें तो इमेजिन कीजिए कि ये ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग एक्सपर्ट हैं जो कि एक साथ मिल रहे हैं। तो 1977 में क्या हुआ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग्स ऑफ इंडिया, ICAI बोलते हैं इसे, इन्होंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको शॉर्ट में हम लोग ASB बोलते हैं, ASB का फॉर्मेशन किया इन्होंने, राइट। तो ये जो ग्रुप थे ये एक वाइज काउंसिल की तरह काम करते थे, रूल्स और स्टैंडर्ड को सेट करते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए भारत में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन की। तो दोस्तों आप एक शेफ के बारे में सोचिए जो कि केयरफुली सेलेक्ट कर रहे हैं इंग्रेडिएंट अपने रेसिपी के लिए। तो ये जो ICAI के जो काउंसिल है ना, दिस ICAI काउंसिल, तो बेसिकली इनको किससे गाइडेंस मिला? इनको ASB से गाइडेंस मिला। तो बेसिकली ये चूज करते हैं और बेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करते हैं ताकि सभी लोग फॉलो करें और इंश्योर करते हैं कि कंसिस्टेंट और रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्ट हो। तो दोस्तों आपको होपफुली क्विक ओवरव्यू मिल गया होगा कि अकाउंटिंग कैसे इवॉल्व हुआ और अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स और अक्रॉस टाइम्स। इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैंने बात की। अब जरा ASB के बारे में बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। तो देखिए बेसिकली हम लोग मनी टॉक के रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि मनी टॉक्स हो रहा है, लेकिन सभी लोग ना कुछ अलग अलग सुन रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कॉमन लैंग्वेज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। ये इंश्योर करता है कि सभी लोग एक ही तरह से बोलें और सभी लोग क्लियरली एक दूसरे को समझें, ठीक है। आप जरा समझते हैं कि कैसे ये स्टैंडर्ड को क्रिएट किया गया और क्यों ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को? सबसे पहला आता है, आई थिंक आई हैव मिस्ड वन, आई स्किप्ड वन स्लाइड, ओके, आइडेंटिफाइंग द नीड्स, okay, so identifying the formulating accounting standard area for okay, ASB determination, yes correct डिस्कस करें हम लोग। तो सबसे पहला आता है दोस्तों कि फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग द नीड, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम लोग ASB बोलते हैं, ASB डिसाइड करती है कि कौन सा एरिया में नया रूल चाहिए, नया अपडेट चाहिए। तो समझिए कि एक फाइनेंशियल लैंग्वेज का किताब है, उसके कुछ एडिटर्स हैं, वो चूज कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर लिखें, कौन सा चैप्टर हम रिवाइज करें। वो बिजनेस प्रैक्टिस को चेंज करने का कंसिडर करते हैं, नए टेक्नोलॉजी को चेंज करने का, ग्लोबल ट्रेंड को चेंज करने का। तो ये पहला स्टेप है कि आप पहले नीड देखिए, नीड क्या है, राइट। उसके बाद आता है डायलॉग। यहाँ देखिए लिखा है डायलॉग विद गवर्नमेंट। डायलॉग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ASB जो होता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ये एक स्टडी ग्रुप बनाएगा एक्सपर्ट के साथ, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होंगे उनके साथ। जैसे कि फील्ड में अकाउंटेंसी हो सकता है, एकेडमिक्स हो सकते हैं, इंडस्ट्री वाले हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि वो ब्रेनस्टॉर्म सेशन ले रहा है ताकि बेस्ट वे को डिस्कस कर सके, कुछ फाइनेंशियल कंसेप्ट को एक्सप्रेस करने का। वो पब्लिक डिसीजन लेगा और फीडबैक गैदर करेगा जो भी लोग उसमें इंटरेस्टेड है उससे। समझे? वही कर रहा है डायलॉग विद गवर्नमेंट इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। फिर नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट, जो है शेप लेता है, तो अपने रिसर्च के बेसिस पे, अपने डिस्कशन के बेसिस पे, राइट। तो ASB क्या बनाता है? एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाता है, ठीक है, अपने नए स्टैंडर्ड का। एक रफ कॉपी है नया चैप्टर का फाइनेंशियल लैंग्वेज बुक में, जिसको सभी के साथ शेयर किया जाता है कमेंट और सजेशन के लिए। चौथा स्टेप होता है दोस्तों फाइनलाइजेशन। फाइनलाइजेशन में क्या होता है कि सारे फीडबैक को कंसीडर करते हुए ASB जो है ड्राफ्ट को रिवाइज करेगी और उसे सबमिट कर देगी ICAI काउंसिल को अप्रूवल के लिए। तो बेसिकली समझिए कि काउंसिल एक फाइनल एडिटर है, वो चेक करते हैं कि जो नया चैप्टर ऐड किया गया है वो अच्छे से फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लैंग्वेज से, और सभी के लिए सेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फाइनली होता है हमारा मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी मैंडेटरी मनी टॉक। तो जैसे ही ICAI काउंसिल का अप्रूवल मिल जाएगा तो जो नया स्टैंडर्ड है वो मैंडेटरी हो जाएगा सभी भारतीय कंपनी के लिए। समझे? इमेजिन कीजिए कि सभी को एक कॉपी मिल रहा है अपडेटेड फाइनेंशियल लैंग्वेज बुक का, और सभी सेम ही तरीके से बोलना चाह रहे हैं जब अपने मनी मैटर को रिफॉल्व करें। अब सवाल ये उठता है कि हम ये रूल को फॉलो क्यों करें? वाई शुड फॉलो द रूल? तो कुछ रीजंस मैं बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है ICAI ऑडिटर्स। क्या मतलब होता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना ICAI के, वो कंपनी के रिपोर्ट को चेक करेंगे कंप्लायंस के लिए कि वो स्टैंडर्ड से कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है। यदि कहीं भी उनको वायलेशन मिला, ऑडिटर को कहीं भी वायलेशन मिला, तो उन्हें अपने ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा और प्रॉब्लम को हाईलाइट करना पड़ेगा। तो समझिए कि एक लैंग्वेज टीचर है, वो ऐसे बना रहे हैं और ग्रामर मिस्टेक पॉइंट आउट कर रहे हैं,
तो ये आईसीएआई ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी है कि हम रूल को फॉलो करें। दूसरा है सेबीज एंड कंपनीज एक्ट, इसको समझिए, 2013 का कंपनीज एक्ट है। सेबी का फुल फॉर्म पता है ना आपको, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो कंपनीज एक्ट आया था 2013 में, इसमें दोस्तों इसमें भी कहा गया है कि कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़ेगा। यदि नहीं कंप्लाई करेंगे तो इस कारण से क्या लगेगा, पेनल्टीज आएंगी। क्या लगेंगे दोस्तों, पेनल्टीज लगेंगी, और चाहे तो उनको लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, तो लीगल एक्शन कैन आल्सो बी टेकन। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि जो फाइनेंशियल लैंग्वेज पुलिस है वो फाइन दे रही है कुछ गिवरेज बोलने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों अल्टीमेटली जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्यूरेट हो और स्टैंडर्ड से कंप्लाई करे। तो बेसिकली उनको सोचिए कि सीईओ ऑफ द कंपनी, थिंक लाइक देम एज अ सीईओ ऑफ, वो बेसिकली समझिए कि वो कंपनी के कौन है, सीईओ हैं। वो श्योर करते हैं कि सभी लोग फाइनेंशियल लैंग्वेज को करेक्टली बोल रहे हैं। तो बेसिकली इन सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करके कंपनी इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट रिलायबल हो और कंसिस्टेंट हो, और समझती है एंड अंडरस्टैंड। तो जैसे कि कुछ हमारा कॉमन लैंग्वेज होता है ना, राइट, जैसे कि हमारा कुछ कॉमन लैंग्वेज होता है, वैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करता है। जो भी हमारा कम्युनिकेशन गैप है उसे ब्रिज करेगा और ट्रस्ट बिल्ड करेगा हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अब जरा हम लोग बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है 129(5) डिस्क्लोजर की बात करते हैं। तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है वो समझिए। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो रूल्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। तो ये सेक्शन कहता है यदि कोई कंपनी उन सभी रूल को फॉलो नहीं करेगी तो उनको सभी को बताना होगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों अलग अलग है। तो बेसिकली आपने गेम के रूल को तोड़ा तो आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ऐसा किया। तो वही कह रहा है डिस्क्लोज डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब डिटेल क्या है, तो डिस्क्लोजर कोई एपोलॉजी नहीं होना चाहिए, इसमें आपको स्पेसिफिक जानकारी होना चाहिए। कंपनी एक्सप्लेन करे कि क्यों अकाउंटिंग रूल को फॉलो नहीं कर रही है, क्यों उसने पहले फॉलो किया और कैसे ये इसने अकाउंटिंग रूल ने उसके फाइनेंस को अफेक्ट किया। ठीक है, तो इसमें आपको फुल डिटेल देना होगा। इसमें क्या देना होगा, फुल डिटेल देना होगा ब्रोकन गेम रूल्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग आई ऑन थिंग। सबसे पहला आता है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में NACAS भी बोलते हैं। देखिए ये क्या है, बेसिकली इमेजिन कीजिए कि एक वाइज फाइनेंशियल एडवाइजर है। NACAS जो है 2001 से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 2001 से स्टार्ट हुआ था, ताकि सरकार को एडवाइस दिया जाए अकाउंटिंग पॉलिसीज पे और रूल्स पे। समझे, तो समझिए कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल लैंग्वेज बुक का एक नया चैप्टर। फिर एक आया हमारा NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल पुलिस फोर्स होते हैं। ये श्योर करता है कि सभी अकाउंटिंग रूल को फॉलो करे। इनका जॉब है मॉनिटर करना अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रूल को। अब देखिए NFRA और ICAI टुगेदर, इन दोनों ने साथ मिलकर, ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे NFRA है ना, NFRA जो है वो ICAI के साथ मिलकर काम करता है, क्लोजली काम करता है। तो इमेजिन कीजिए कि एक फाइनेंशियल पुलिस है, वो लैंग्वेज एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट कर रहा है। तो ICAI क्या करेगा बताएंगे आप, ICAI ये करेगा कि वो रिव्यू करेगा और फीडबैक प्रोवाइड करेगा। इट विल रिव्यू एंड इट विल प्रोवाइड फीडबैक ऑन NFRA रिकमेंडेशन। ये इंश्योर करेगा कि क्लैरिटी हो, कंसिस्टेंसी हो। तो बेसिकली ये जो डिस्क्लोजर्स है, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो एक साथ काम करते हैं ताकि चीजों को ऑनेस्टली रखा जाए, अंडरस्टैंडेबल रखा जाए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट रखा जाए। ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा गया है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी। तो NFRA का इंडिपेंडेंट फैक्टर की बात करें दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि दो लोग हैं, वो एक गेम को देख रहे हैं, वो श्योर कर रहे हैं कि सभी लोग रूल को फॉलो करें ना करें। अब ये दो आदमी कौन है, एक ICAI है और दूसरा है हमारा NFRA। ठीक है, तो ICAI जो है टीम से हो सकता है और NFRA जो है न्यूट्रल हो सकता है, आउटसाइडर हो सकता है। तो NFRA जो है इंडिपेंडेंस है ऑडिट रेगुलेटर का, तो वो लिमिट कर देता है ICAI के पावर को, राइट। इंश्योर करता है कि एक ऑब्जेक्टिव और बैलेंस चेक मिले अकाउंटिंग प्रैक्टिस में। तो ये पॉइंट है। फिर दोस्तों अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे
हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेक्स्ट स्लाइड से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वो पॉइंट है। अब जैसे देख सकते हैं AS1 की बात करते हैं। AS1 क्या है हमारा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। तो बेसिकली व्हाट इज दिस AS1? देखिए इमेजिन कीजिए कि सभी लोग अपने फाइनेंशियल स्टोरी को बता रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज से। तो AS1 क्या इंश्योर करता है? एक क्लैरिटी को इंश्योर करता है, कंपैरिजन को इंश्योर करता है, कंपनी से पूछता है कि अपने स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी को बताओ, एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो जैसे कि एसेट को वैल्यू देना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो समझिए कि एक तरह का डिक्शनरी है। एग्जांपल समझिए, एक डिक्शनरी है, ठीक है। तो एक डिक्शनरी है जो कि आप यूज करेंगे जब आप कहानी को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि सभी लोग समझ सकें आपके वर्ड को, समझे। तो AS1 का फोकस होता है कि डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर क्लैरिटी एंड कंपैरिजन। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, आपका गुडविल, आप इन्वेंट्री को कैसे एस्टिमेट करते हैं, इन्वेंट्री के वर्थ को कैसे एस्टिमेट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है इस पॉलिसी के अंदर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आपने कैलकुलेट किया गेम में पॉइंट में, जो जिस गेम को आपने इन्वेंट किया है उसके पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया, ताकि सभी लोग उसे फेयरली प्ले कर सकें, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि स्टोरी को कहाँ खोजें, डिस्क्लोज क्या करें। तो आइडियली कंपनी जितने भी पॉलिसी एक्सप्लेनेशन है उसको एक जगह रखे, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट के शुरुआत में ग्लॉसरी होता है ना, उस प्रकार से। तो एक समझिए कि एक चीट सीट है ताकि फाइनेंशियल लैंग्वेज को समझ सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस, राइट। मतलब क्या हुआ कि हम यदि मान लीजिए कंपनी अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को सिग्निफिकेंटली चेंज करती है, जैसे मान लीजिए कि अभी उसका वैल्यू इन्वेंट्री है, अब वैल्यू इन्वेंट्री से वो चेंज होकर दूसरे फॉर्म में जाए, स्विच करे, तो उसे समझाना पड़ेगा सभी लोगों को कि क्यों और कैसे ये उसके नंबर को इफेक्ट कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप स्कोरिंग सिस्टम को चेंज कर रहे हैं गेम के बीच में, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना सभी को, जो भी लोग खेल रहे हैं उस गेम को। एजम्पशन भी मैटर करता है यहाँ पे। एजम्पशन ये है कि कुछ बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन होता है, जैसे हम एज्यूम करते हैं कि मनी का जो है सेम वैल्यू है ओवर द टाइम, मनी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसमें कोई स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए जब तक कंपनी एजम्पशन को ब्रेक ना करे। तो समझिए कि सभी लोग एज्यूम कर रहे हैं कि बेसिक गेम का जो बेसिक रूल है, जो आप गेम खेल रहे हैं उसका बेसिक रूल सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन यदि आप रूल को आधे रास्ते में ब्रेक कर देंगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में क्लैरिटी होना, एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होना, इससे हमें फाइनेंशियल स्टोरीज में ट्रस्ट मिलेगा, कंपनी इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेगी उन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो होपफुली आपको यहाँ से NFRA का रोल और ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का कितना इंपॉर्टेंस है वो क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है ना, वो इसी बात पे एम्फसाइज करता है। अब जरा AS2 की बात करते हैं। तो AS2 बेसिकली कहता है कि कैश फ्लो लाइक अ रिवर। अब इसका मतलब समझिए, इमेजिन कीजिए कि AS3 हेल्प करता है कंपनी को, उनको बताता है कि उनका कैश कैसे फ्लो कर रहा है। यहाँ पे की पॉइंट है कैश फ्लो, राइट। तो इनकम एक्सपेंस कैसे फ्लो कर रहा है, वो एक्टिविटीज को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि जो रिवर है ना उसका आप मैप क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और उसमें जो हमारा एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम है, उसे भी मार्क कर रहे हैं आप। तो ये होता है हमारा AS2। उसके बाद एक पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है शॉर्ट टर्म मैटर, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? तो ये जो स्टैंडर्ड है ना वो एम्फसाइज करता है कि किसे आप कैश के रूप में काउंट करें, ठीक है। तो कैश के रूप में किसे आप काउंट करें, ये हमारा मैं आपको AS3 बता रहा हूँ, आई थिंक आई मिक्स AS2, ओके। तो बेसिकली ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन को गवर्न करेगा, एम्फसाइज करेगा कि लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू का। और इसके अंदर जो मेथड्स आते हैं वो FIFO मेथड आते हैं, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड आते हैं, और स्पेसिफिक केसेस जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस, शेयर, लाइव स्टॉक, वहाँ पे AS2 हमारा काम नहीं करेगा। फिर हम लोग AS3 की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो मैं आप यहाँ बता रहा था वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो ये था हमारा AS3 की बात हो रही थी। तो
इसका फोकस क्या होता है कि यहाँ पे एक टर्म लिखा है कि शॉर्ट टर्म, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है वो एम्फसाइज करेगा किन चीज़ों को आप कैश के रूप में काउंट करेंगे, ये हाईलाइट करेगा कितना आसानी से एक कंपनी अपने लिक्विड फंड को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा AS3 में, वो ट्रांसपेरेंसी का। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी। ये देखिए रिवाइज वाला बता रहा है। नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपेरेंसी। मान लीजिए कुछ अनयूजुअल हो जाए, जैसे कि आपने लॉटरी जीत लिया, तो कंपनी को अपफ्रंट बताना होगा कि वो बिग कैश स्प्लैश जो आया वो उसके फाइनेंशियल फ्लो को कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा AS3 का बात है। AS4 में क्या है, रिवाइज AS4 की बात करें तो लाइफ इज फुल ऑफ व्हाट इफ्स। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में बोले तो व्हाट इफ्स। ठीक है, तो बेसिकली ये डील करता है अनसर्टेनिटीज से, ये डील्स विद अनसर्टेनिटीज। हमारे बिजनेस में जो अनसर्टेनिटीज आएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कंटिजेंसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिजेंसीज। जैसे कुछ लॉ सूट हो गया, कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसमें एक पॉइंट है कि नॉट एट ऑल वरीज और नॉट ऑल वरीज आर इक्वल। क्या मतलब हुआ कि आप एक थंडर स्टॉर्म के बारे में सोचिए, तो यदि आपको ये हिट करेगा, एक एस्टिमेट में बता रहा हूं, तो आप एक अम्ब्रेला ले सकते हैं जो कि प्रोविजन हो गया, लेकिन एक डिस्टेंट सन स्पॉट कोई वारंटी तो नहीं रहता है। तो AS4 इन सभी सिचुएशन को ना डिफाइन करता है और कंपनी को बताता है कि आपको कुछ पैसा, जो इसको हम लोग प्रोविजनिंग कहते हैं, कि आपको कुछ पैसा प्रोविजनिंग के रूप में अलग रखना पड़ेगा पोटेंशियल लॉस के लिए। ये हमें AS4 बताता है। व्हाट इफ इसे लिखा गया है। ठीक है, लाइफ थ्रो कर्व बॉल। कभी कभी क्या होता है कि चीजें जो होती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनलाइज होने के बाद भी कुछ चीजें हो जाती हैं, तो AS4 गाइड करता है कंपनी को कि कैसे अपने नंबर को एडजस्ट करें ताकि रिफ्लेक्ट कर सके इन पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट। बैलेंस शीट आपने बना लिया, उसके बाद कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज हो गई, तो AS4 आपको गाइड करेगा कंपनी को कैसे अपने नंबर्स को एडजस्ट करें। ये इंश्योर करता है कि जो पिक्चर है ना वो क्लियर रहे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई रॉक है, कोई बड़ा सा रॉक है, हाँ, वो रिवर में गिर रहा है। ठीक है, मैप आपने बना लिया और एक बड़ा सा रॉक जो है रिवर में गिर रहा है, तो आप फिर मैप को अपडेट करेंगे ना जी, ताकि नया ऑब्स्टेकल को शो कर सके। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, बेटर सेफ देन सॉरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझिए। जब आता है पोटेंशियल लॉस की बात आती है, तो AS4 बोलता है कि आप बेटर रहें कि प्रिपेयर रहें। ठीक है, चाहे चांस छोटा सा भी क्यों ना हो। इमेजिन कीजिए कि आप एक रिवर में एक ड्रॉप को फेस कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड एडवाइस कॉशन होगा, कंसीडर किया जाएगा कि हो सकता है कि सेफ्टी रोप आप रखें, राइट। ये ट्रीटमेंट है। फिर लास्ट पॉइंट है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। तो जब बात आती है पोटेंशियल गेन की, तो AS4 ज्यादा कंजर्वेटिव है। आप सेलिब्रेट तब तक ना करें जब तक आपको रिवर में फेदर ना मिल जाए। ठीक है, तो देख आपने क्या किया कि एक नदी है, उसमें जो आपको क्या मिल गया, उसमें पंख मिल गया एक बर्ड का, आप खुश होने लगे। अरे खुश अभी नहीं होना है, खुश कब होना है, जब आप असली पक्षी को खोज लें। ठीक है, वही कह रहा है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप गेन को तभी रिकॉग्नाइज करें तो जब आपने ये श्योर कर लिया है कि वो होगा। तो वही कह रहा है, डज नॉट रिकॉग्नाइज कंटिजेंट गेन अनटिल अनलेस वर्चुअली सर्टेन। मैं आपको एग्जांपल ले लेके समझा रहा हूं। तो इन सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करके कंपनी एक क्लियर और मोर एक्यूरेट पिक्चर देगी अपने फाइनेंशियल हेल्थ का, जिससे इन्वेस्टर, क्रेडिटर या दूसरे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। जैसे रिवर में होता है ना, तो गोल ये होता है कि हम नेविगेट करें अनसर्टेनिटीज को वाइजली और फाइनेंशियल फ्लो को रनिंग स्मूथली कर सके। तो फुली आपको AS3 और AS4 क्लियर हो गया होगा। ये AS4 की शॉर्ट बात करें तो व्हाट इफ्स, और AS3 हमारा कैश फ्लो से रिलेटेड है, राइट। चलिए, उसके बाद दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप अपने फाइनेंस का एक स्नैपशॉट लिए एक स्पेसिफिक मोमेंट पे। अब यहाँ पे फाइनेंस के रूप में आप बैलेंस शीट ले सकते हैं, समझे। लेकिन लाइफ तो वहां समाप्त नहीं होता है, उसके बाद भी इवेंट होगा। तो AS5 फिर आ जाता है। AS5 गाइड करेगा कंपनी को कि कैसे उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट से हम डील करें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट स्नैपशॉट स्ट्रिक। ठीक है, आप सर्टेन क्लोजेस के बाद कुछ इवेंट हो जाए, ठीक है, तो समझिए कि बैलेंस शीट एक फाइनल एक्ट होता है फाइनेंशियल प्ले में। AS5 डील करता है उन चीजों के बारे में जो कि ऑफ स्टेज होती हैं, दोज थिंग विच हैपन ऑफ स्टेज। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको लॉसूट के बारे में खबर मिल गई या कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आ गया, तो ये जो घटनाएं हैं ना, ये इम्पैक्ट करेगी कंपनी के फाइनेंस को, चाहे आप उसे स्नैपशॉट में इंक्लूड नहीं भी किए तब भी। ठीक है, तो अब बात आती है कि लुकिंग बैक विथ न्यू आइज। कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक को हम बाद में पता करते हैं, राइट। मिस्टेक हमें बाद में पता चलती है।
होता है ना ऐसा, ठीक है। जैसे कि हमने इन्वेंट्री को मिस कैलकुलेट कर लिया, तो जो AS5 है ना, ये अलाउ करता है कंपनी को कि वो अपने इन सभी प्रायर पीरियड आइटम, क्या मैं बोल रहा हूं, प्रायर पीरियड आइटम, ये जितने भी प्रायर पीरियड आइटम है ना, उसे करेक्ट कर सके अपने रिपोर्ट में, ताकि हम ट्रू पिक्चर को रिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन चाहे मुझे ये बाद में ही क्यों ना पता चला हो, तो समझिए कि आप फाइनेंशियल प्ले को रिवाइंड कर रहे हैं थोड़ा सा, और सीन को फिक्स कर रहे हैं नए जानकारी के साथ। फिर बात आती है दोस्तों बिग एंड अनयूजुअल। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, सारे के सारे पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट जो होते हैं ना, वो मिस्टेक नहीं हो सकते। कुछ सिग्निफिकेंट भी होते हैं, कुछ रेयर भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लॉटरी खरीद लिया, जीत लिया, या एक अर्थक्वेक आ गया, तो AS5 इन सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को ना क्या बोलता है, AS5 क्या बोलता है, ये जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, और इसमें कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा अलग से, ताकि वो नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशन के पिक्चर को डिस्टॉर्ट ना कर दे। इमेजिन कीजिए कि आप एक बोनस सीन ऐड कर रहे हैं फाइनेंशियल प्ले में, जो कि आपके मेन स्टोरी लाइन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। फिर अगला पॉइंट आता है कि रूल को ही बदल दिया जाए। सुनिए बात को, कभी कभी क्या होता है कि अकाउंटिंग रूल ही बदल जाती है। AS5 कंपनी को अलाउ करेगा कि नए रूल में स्विच हो जाए, लेकिन उसको क्लियरली रिपोर्ट करना पड़ेगा कि इस रूल का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उनके नंबर्स पे। नंबर समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो समझिए कि आप लाइटिंग को चेंज कर दिए, आप सेट डिजाइन को चेंज कर दिए, एक फाइनेंशियल प्ले का, एक फाइनेंशियल नाटक का आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ही ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। और फिर बात है एवरीडे मैटर्स। चाहे इन सभी एडजस्टमेंट को आप कर भी क्यों ना दें, कंपनीज को जितने भी पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट है उसे डिस्क्लोज करना है जो कि रिलेवेंट है, चाहे वो डायरेक्टली नंबर को इफेक्ट ना भी करे तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो बेसिकली मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, तो AS5 जो है हेल्प करता है कंपनी को इंश्योर करने में कि इनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, वो सबसे एक्यूरेट पिक्चर को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा हो, चाहे बैलेंस शीट का डेट पास ही क्यों ना हो गया हो। तो ये श्योर करता है कि जो फाइनेंशियल प्ले है ना, वो ट्रूथफुल रहे, इंफॉर्मेटिव रहे, अनएक्सपेक्टेड टू स्टार टर्न्स के साथ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको एग्जांपल ले लेके समझाया है एक एक पॉइंट को, AS5 क्या है, AS6 क्या है। फिर नेक्स्ट है हमारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो इमेजिन कीजिए कि आपका एक स्टोर है, हाँ, आप गेस करते हैं कि कितना ऑर्डर किया जाए अपने पास सेल के बेसिस पे, लेकिन कभी कभी ऑफ भी हो जाते हैं। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है ना, यहाँ पे एक टर्म आप देखेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो होता है ना, वो डील करता है इन सभी बिजनेस में अनसर्टेनिटीज के साथ। ये बेस्ट इंफॉर्मेशन को यूज करेगा जो कि उस समय पे अवेलेबल है, चाहे इसमें कोई जजमेंट कॉल भी क्यों ना हो। तो बेसिकली आप एक एजुकेटेड गेस ले रहे हैं ताकि एक फाइनेंशियल पिक्चर को पेंट कर सकें। फिर बात आती है इसमें नंबर्स की, इवॉल्विंग नंबर्स। तो जैसे जैसे चीजें बदलेंगी आपका एस्टिमेट भी बदलेगा। तो आप अनएक्सपेक्टेड डिमांड को देखेंगे, आपको दिखेगा कि अरे हाँ, हमारे स्टोर का एक नया प्रोडक्ट है, उसका तो बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड डिमांड है। तो आप क्या करेंगे, अपने सेल को एडजस्ट करेंगे उस साल के लिए आपने, क्योंकि आपका गेस जो था वो आउटडेटेड हो चुका है, राइट। तो ये सभी रिविजन जो अपडेट्स हैं, ठीक है, कोई मिस्टेक या स्पेशल इवेंट नहीं है। फिर बात करें हम लोग पॉलिसी चेंज की, यानी रूल्स चेंज की। क्या मतलब होता है, कभी कभी जो फाइनेंशियल गेम का रूल होता है ना, वो बदल जाता है, या एक नया लॉ आ जाता है सामने। तो यदि ज़्यादा सेंस हो आप प्रेजेंट में, तो आपका फाइनेंस जो है AS5 आपको अलाउ करता है कि आप पॉलिसी को स्विच कर सकें, ठीक है। लेकिन आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि आपके नंबर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समझे। तो ये होता है। उसके बाद बात करें हम लोग बिल्डिंग ब्रिक्स बाय ब्रिक्स। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की। तो AS7 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, AS7 का स्पेसिफिकली फोकस होता है कि कैसे हम फाइनेंस को रिकॉर्ड करें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, सालों लग जाते हैं इसमें, जिसके लिए ट्रिकियर होता है ये दिखाना कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है अलग अलग स्टेजेस में। तो इसके लिए दो मेन मेथड्स हैं। पहला, इमेजिन कीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं। एक तरीका है फाइनेंस को ट्रैक करने का, वो है परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ठीक है। यानी प्रत्येक महीना आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि आपके घर का कितना पार्ट हो चुका है, और उसके एक पोर्शन को काउंट कर रहे हैं ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के एक पोर्शन को इनकम के रूप में काउंट कर रहे हैं। एक तो ये पहला तरीका हो गया जिसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। और दूसरा तरीका है, जब तक पूरा घर ना बन जाए
और तब रिकॉग्नाइज करेंगे इंटायर इनकम को। तो दोनों मेथड का अपना प्रॉज है और कॉन्स है, और AS7 गाइड करता है कंपनी को कि राइट मेथड को चूज करें, अब उनके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आप एस्टिमेट में चेंज को समझकर, पॉलिसी चेंज को समझकर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग को समझकर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टोरीज के जो कंपनी बोलती है, चाहे अनसर्टेनिटीज या कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ना हो। फ्रेंड्स, आगे के जो कंटेंट है ये आपको पेड कोर्स में मिलेगा। तो यदि आप इन सभी कंटेंट को सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए पॉइंट बैठ जाए और इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे पाए, तो हमारे कोर्स में आप इनरोल हो जाइए। इस कोर्स के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं, ये कोर्स जो है हमारा ऐप पे क्लास प्लस ऐप है, हमारा JIB NCIB मीट सिंपल ऐप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। उसमें जाकर आप हमारे AFM के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में जुड़ सकते हैं। फुल्ली फ्लेजेड तैयारी में करवाऊंगा, कहीं भी कोई कसर नहीं छूटेगी आपकी। यानी दोस्तों PDF से लेकर, मॉक टेस्ट से लेकर, वीडियो से लेकर सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस पार्टिकुलर कोर्स में मिलने वाला है। कोर्स का नाम नोट कर लीजिए, JIB AFM कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इस कोर्स में आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कूपन आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिला हुआ है। ऐप को जल्द से जल्द इंस्टॉल करें, कोर्स में इनरोल हो जाएं, और इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार के PDF कंटेंट के लिए आप हमारे इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। धन्यवाद।